That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों से जुड़ा है। पिछले एक दशक में दुनिया भर की सरकारों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और नियंत्रण लागू किए हैं, लेकिन इसके खिलाफ नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। आइए इस जटिल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं ये पाबंदियां क्या हैं और इनका क्या असर हुआ और इनके खिलाफ कैसे संघर्ष हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जहां हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल के नए पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस बैन के खिलाफ काठमांडू में हजारों युवाओं, खासकर जेन जेड समूह ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर बैन हटाओ, भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए, लेकिन ये विरोध हिंसक हो गया। परिणाम स्वरूप 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 17 काठमांडू में और 2 इटाहारी में मारे गए, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद काठमांडू के 3 जिलों और सुनसरी जिले के इटाहारी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि जन दबाव और हिंसक विरोध के बाद नेपाल सरकार ने 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन को वापस ले लिया। कैबिनेट प्रवक्ता और संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने रॉयटर्स को बताया, हमने सोशल मीडिया बैन को हटा लिया है और अब ये चल रहे हैं। सरकार ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को बहाल करने का आदेश दिया और प्रदर्शनकारियों से विरोध समाप्त करने की अपील की। इस घटना ने नेपाल में डिजिटल स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की एकजुटता को उजागर किया। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने पिछले 10 वर्षों यानी 2015 से 2025 तक सबसे अधिक बार इंटरनेट बंद करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस अवधि में सैकड़ों बार इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गईं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद 100 दिन से अधिक समय तक इंटरनेट पूरी तरह बंद रहा। 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप की गईं। भारत के अलावा चीन में इंटरनेट सेंसरशिप की एक अनूठी व्यवस्था है, जिसे ग्रेट फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी वैश्विक वेबसाइटों को अवरुद्ध करती है। साथ ही सरकार का सोशल क्रेडिट सिस्टम और निगरानी तंत्र नागरिकों की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखता है। ईरान में भी इंटरनेट पर कड़े प्रतिबंध देखे गए। 2019 में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद हुए व्यापक आंदोलनों में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं पर रोक लगाई गई। रूस में 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्विटर, फेसबुक और बीबीसी जैसी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा रूस का सॉवरेन इंटरनेट कानून सरकार को इंटरनेट ट्रैफिक पर पूर्ण नियंत्रण देता है। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर व्यापक पाबंदियां लगाई गईं। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है, सरकारें इन प्रतिबंधों को राष्ट्रीय हित में जरूरी बताती हैं, लेकिन आलोचक इन्हें सत्ता को मजबूत करने और असहमति को दबाने का हथियार मानते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदी का असर केवल तकनीकी असुविधा तक सीमित नहीं है, ये समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। नेपाल में हाल की बंदी ने पर्यटन क्षेत्र और प्रवासी समुदायों को प्रभावित किया, जो सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में 2019 की इंटरनेट बंदी ने स्थानीय व्यवसायों को ठप कर दिया। दुकानदार ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं कर सके, छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे और आपातकालीन सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन भी प्रभावित हुई। पाकिस्तान में 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंदी ने बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं को बाधित किया। ईरान में 2022 के आंदोलनों के दौरान इंटरनेट बंद होने से लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर सके, जिससे सामाजिक और भावनात्मक संकट बढ़ गया। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये प्रतिबंध और भी विनाशकारी हैं। एसएस नाउ की एक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है।
भारत में 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से 2.8 बिलियन डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और गिग अर्थव्यवस्था के कर्मचारी इसकी सबसे बड़ी मार झेलते हैं। इन प्रतिबंधों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन संचार पर भी पड़ता है। ये सवाल उठता है कि क्या ये कदम वास्तव में राष्ट्रीय हित में है या ये नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं। इन पाबंदियों के खिलाफ दुनिया भर में नागरिकों, कार्यकर्ताओं और संगठनों ने आवाज उठाई है। नेपाल में हाल हुए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाने के लिए मजबूर किया। प्रदर्शनकारियों ने हैशटैग कीप नेपाल ऑनलाइन जैसे अभियानों के जरिए वैश्विक ध्यान खींचा। भारत में 2019-2020 में जम्मू कश्मीर की इंटरनेट बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इंटरनेट तक पहुंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और अनिश्चित काल के लिए शटडाउन असंवैधानिक है। हालांकि इस फैसले के बावजूद मणिपुर जैसे क्षेत्रों में 2023 में भी इंटरनेट बंदी देखी गई। कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों ने सड़क प्रदर्शनों और सोशल मीडिया अभियानों जैसे हैशटैग कीप इट ऑन के जरिए इसका विरोध किया। ईरान में 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद हुए आंदोलनों में नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर और टोन नेटवर्क जैसे उपकरणों का उपयोग करके सेंसरशिप को तोड़ने की कोशिश की। प्रवासी ईरानी समुदाय ने हैशटैग इंटरनेट और ईरान जैसे सोशल मीडिया अभियानों के जरिए वैश्विक समर्थन जुटाया। रूस में 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में छोटे छोटे प्रदर्शन हुए। नागरिकों और पत्रकारों ने वीपीएन और अन्य उपकरणों का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा। हांगकांग में 2019-2020 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के दौरान कार्यकर्ताओं ने एंटी क्रिप्टेड एप्स और ऑफलाइन मैश नेटवर्क का सहारा लिया, लेकिन कुछ देशों में जैसे उत्तर कोरिया में जहां सरकार का क्वांगम्योंग इंटरनेट सख्त निगरानी व्यवस्था है, विरोध की गुंजाइश ना के बराबर है। इंटरनेट पर प्रतिबंधों को मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रीडम हाउस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। वैश्विक अभियान जैसे हैशटैग कीप इट ऑन सरकारों पर दबाव बनाता है कि वो इंटरनेट बंदी को समाप्त करें। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये एक जटिल सवाल है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, सरकारें भी इंटरनेट पर नियंत्रण के लिए नए तरीके अपनाने में लगी है। रूस का सॉवरेन इंटरनेट कानून इसका एक उदाहरण है। तो सरकार को इंटरनेट ट्रैफिक पर पूर्ण नियंत्रण देता है। दूसरी ओर कार्यकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, सैटेलाइट इंटरनेट और अन्य नवाचारों के जरिए सेंसरशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तकनीकी और वैचारिक संघर्ष है जिसमें इंटरनेट की स्वतंत्रता को बचाने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। इंटरनेट आज केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि विचारों, सूचनाओं और अभिव्यक्ति का एक वैश्विक मंच है। जब इस पर पाबंदियां लगती हैं, तो ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुंच एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। लेट्स माइक क्विक कमेंट में हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नई ऊर्जा के साथ। तब तक सजग रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life